वेलकम गाइस, आपको फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ हैंड नोट्स के बारे में। ठीक है, तो इस नोट्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ याद रखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जेड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये स्टार्ट हो चुके हैं और अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा जेड 2021 के जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, सबसे पहले तो जिन्होंने नहीं किए हैं वो कर देना, क्योंकि आपकी जो लास्ट डेट है ये है 17 है। ठीक है, 17 तारीख है, तो आसानी से कर दीजिएगा, अभी 10 दिन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा ऐसे स्टूडेंट भी है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, लेकिन कुछ मान लीजिए आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, कोई मिसप्रिंट हुआ है, तो आप उसे भी सुधार सकते हो। उसका भी टाइम याद रखिएगा 17 तारीख तक ही है। ओके, तो आपको आज इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हो। जितना हो सकेगी आपकी हेल्प की जाएगी यहाँ से भी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं भारतीय कृषि का इतिहास, एक पुस्तक है, याद रखिएगा, काफ़ी चर्चित बुक है ये, और इससे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसलिए इसके यहाँ पर लिया गया है कि भारतीय कृषि का इतिहास किसके द्वारा लिखी गई थी, मतलब इसके राइटर कौन थे, लेखक कौन थे इसके, याद रखिए एम.एस. रंधावा। कौन थे, याद रखिएगा एम.एस. रंधावा ने इस पुस्तक को लिखा था। कौन सी, भारतीय कृषि का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक। अब यहाँ पर याद रखिएगा वैसे तो कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट कहाँ पर बन जाता है ये क्वेश्चन, जब इसमें भारत ऐड हो जाता है। भारत कैसे, तो यहाँ पर याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा है, तो भारत में याद रखिएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात कर देता विश्व की, तो विश्व में कौन हो जाते हैं, इसलिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ पर भारत जोड़ रहा हूँ तो इसके फादर याद रखिएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ विश्व की कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तब आप क्या बताओगे, डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग। क्या बताओगे आप, डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग। ठीक है, तो ये पॉइंट दोनों आप नोट कर सकते हो एक साथ कि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर याद रखिए केवल हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में ही चर्चा करेंगे, इसके अलावा कुछ पॉइंट है यहाँ पर उनको हम स्किप करेंगे। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आपको नोट डाउन करना है, इसके अलावा आपको भी स्किप कर देना है। तो यहाँ पर याद रखिए ये क्वेश्चन आपको अभी जो रिसेंटली डाटा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय बीज नीति ये कब दी गई थी या कब बनाई गई थी। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय बीज नीति है ये 2002 में बनाई गई थी। ओके, अब आप बात करते हैं, याद रखिएगा अब कॉमन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट ये तब बन जाता है कि अगर आपको कोई पूछता है कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1960 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1960 में। लेकिन अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि इसका पहले नाम क्या था और इसका नाम कब चेंज किया गया। यहाँ पर याद रखिए क्वेश्चन यही आपको बन सकता है कि इसका पहले नाम क्या था, मतलब इसकी जब स्थापना की गई थी 17 नवंबर 1960 में, तब इसका नाम क्या था, ऐसे भी तो पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो सभी को पता है कहाँ पर स्थापना की गई थी, पंतनगर उत्तराखंड में, लेकिन ये पता सभी को नहीं होगा कि इसका पहले नाम क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए इसकी जब स्थापना की गई थी तब इसका नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जिसका नाम बदल के इसका किया गया है GBPAU। GBPAU। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अब इसका नाम है GBPAU और पहले इसका नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो जितना हो सके यहाँ पर आपको उसी के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो बस माइंड से जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको निकाल दिया करो कभी भी कि सर तो वैसे ही पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितना हो सकता है उतना हम हमारे अकॉर्डिंग जितना भी इम्पोर्टेंट बन रहा है, जो आपकी एग्ज़ाम के रिलेटेड इम्पोर्टेंट हो सकता है, उन सारे पॉइंट को यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो आप एक स्पेशल नोट्स बना सकते हो। मेरा तो यही रहेगा कि आप एक स्पेशल नोट्स बना लीजिए, जब आपकी एग्ज़ाम होगी आप क्वेश्चंस मैच कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने इतना पढ़ाया, मेरे से इतना मिला है।
मैं ये नहीं कर सकता, ना मैंने पहले किया है ना अब मैं करूँगा। ठीक है, ये खुद आप एनालाइज करोगे। अगर आप खुद नोट्स बनाते हो तो खुद के नोट्स में आप जब एग्ज़ाम हो तब देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि डबल क्रॉपिंग होती क्या है। ठीक है, तो डबल क्रॉपिंग का मतलब होता है, याद रखिए, दो या दो से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में लेना क्या कहलाता है, डबल क्रॉपिंग कहलाता है। मतलब याद रखिएगा सेम लैंड है, याद रखिएगा कि सेम लैंड है, सेम क्रॉप है। सेम क्रॉप नहीं कह सकते वैसे, यहाँ पर याद रखिए एक ही फसल वर्ष मतलब सेम ईयर है, सेम लैंड एंड सेम ईयर, उस पर हम फसल ले रहे हैं तो उसे ही हम बोलते हैं डबल क्रॉपिंग। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा यहाँ पर स्किप कीजिए इनको। अब यहाँ पर याद रखिए मिश्रित कृषि, ये क्वेश्चन आपको अभी जो आपकी रिसेंटली जो एग्जाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मिश्रित कृषि किसे बोलते हैं। ठीक है, तो मिश्रित कृषि याद रखिए फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करना, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना भी क्या कहलाता है, मिश्रित कृषि कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा कि नई सुधारी गई ऊसर भूमि में हरी खाद के सर्वाधिक उपयुक्त फसल, हरी खाद के लिए याद रखिएगा हम सुधार किसका कर रहे हैं, ऊसर भूमि का। अब ऊसर भूमि किसे बोलते हैं, सारी मृदा को बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता है कोई कि सारी मृदा का आप सुधार कैसे कर सकते हो या किस हरी खाद के द्वारा कर सकते हो, तब आप आसानी से बता सकते हो कि जो ढैंचा फसल होती है, याद रखिएगा उससे हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, याद रखिएगा सारी मृदा का सुधार हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर बात करेंगे हरित क्रांति। अब हरित क्रांति आपने कॉमन सा शब्द है, कई बार सुना होगा ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1966 से 1967 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि याद रखिएगा कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की गई थी, याद रखिएगा जिसे आप बोलते हो क्या, IARI, जो कि प्रेजेंट टाइम में न्यू दिल्ली में स्थित है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा आपको क्या पूछा गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। वैसे याद रखिएगा इसकी जब शुरुआत की गई थी, ये की गई थी याद रखिएगा पूसा के रूप में, फिफ्थ ऑफ USA। अब याद रखिएगा पूसा आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, पूसा नाम आपने बहुत बार सुना है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा कि पूसा की भी एक फुल फॉर्म होती है, वो क्या होती है, फिफ्थ ऑफ USA। कोई अगर आपको पूछता है कि पूसा की फुल फॉर्म क्या होती है तो आपको क्या बताना है, फिफ्थ ऑफ USA। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसकी स्थापना कब की गई थी, सबसे पहले याद रखिए 1905 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, बिहार में की गई थी। और कौन सी नदी के किनारे की गई थी, गंडक नदी के किनारे की गई थी। कौन सी नदी थी, गंडक नदी थी, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं जैसे कि आपको अभी पॉइंट हमने बताए थे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस यहाँ पर आपको आ चुके हैं, तो याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताए जाते हैं, तो उन सभी को आप नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि हरित क्रांति का जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा है, तो सबसे ज़्यादा पड़ा याद रखिएगा गेहूँ पर, और गेहूँ के बाद में याद रखिएगा धान पर। मतलब अगर आपको केवल पूछता है मुख्यतः सबसे ज़्यादा किस पर पड़ता है, तब आप क्या बताओगे, गेहूँ पर सबसे ज़्यादा पड़ा है। लेकिन अगर आपको पूछता है कि ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिस पर हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा है, तब आपको क्या बताना है, ऐसी सिचुएशन में गेहूँ और धान आपको बताना है। दोबारा से सुन लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा इरिटेट करते हैं। ठीक है, जब आप कोई एग्जाम हॉल में बैठे होते हो तब आपको ये जो क्वेश्चंस होते हैं यही सबसे ज़्यादा दिमाग अपसेट करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा अगर आपको सबसे मुख्यतः पूछता है सबसे ज़्यादा इस किस पर इफेक्ट पड़ा है, कौन सी ऐसी फसल है, तब आपको बताना है गेहूँ फसल। लेकिन अगर आपको पूछता है कि ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिन पर प्रभाव पड़ा है, तब आपको बताना है याद रखिएगा गेहूँ और धान फसल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर याद रखिएगा
क्षेत्र की अगर बात करेगा तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहा। ये क्वेश्चन वैसे नहीं बन सकता, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सिमिट। ठीक है, इतना तो आपको बस यहाँ पर याद रखना है, सिमिट। कई बार तो आपको एग्जाम में ये तक लिख दिया है, हिंदी में ही इसको सिमिट लिख देता है कि सिमिट कहाँ पर स्थित है। और कुछ स्टूडेंट तो यहाँ पर भी दिक्कत खा जाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने हिंदी में पढ़ा है कि गेहूं एवं मक्का अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है, समिति है, ये कहाँ पर स्थित है, तो आप ऐसे तो याद रखोगे नहीं। इंग्लिश में तो अगर आपने मान लीजिए पढ़ा नहीं है सिमिट, तो आप वैसे ही इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसने जो इंग्लिश टर्म है जो सिमिट, इसी को उसने हिंदी में लिख दिया। अब इंग्लिश और हिंदी तो सेम हो गई ना, तो जिसने इंग्लिश नहीं देखी है वो तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसने अगर इंग्लिश देख ली वो आसानी से इसको कर देगा, क्योंकि सिमिट मैक्सिको में स्थित है। सिमिट कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, आप जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको इंग्लिश में ज़रूर याद रखें, क्योंकि आप हिंदी में कन्फ्यूज़ हो सकते हो लेकिन इंग्लिश में आप कन्फ्यूज़ नहीं हो सकते। याद रखिएगा, जितनी भी जो संस्था है आपकी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँगा तो 64, इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो जितनी भी इंस्टीट्यूट है, जितनी भी जो संस्था है, जितनी भी जो यूनिवर्सिटी है, इन सभी का आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का या फिर जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस है, इन सभी का आपको इंग्लिश में नाम ज़रूर याद रखना है। ठीक है, आप बेशक हिंदी में याद रखिए लेकिन इंग्लिश में भी आपको रखना है और रखना पड़ेगा। जितना आप आगे जाओगे एग्रीकल्चर में, उतना ही ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। चाहे आप किसी भी लेवल की एग्ज़ाम दे लीजिए, इंस्टीट्यूट आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंग्लिश में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस हैं, उनको यहाँ पर हम देखेंगे। तो वैसे तो आप सभी को पता है, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए कि श्वेत क्रांति का जनक, मतलब श्वेत क्रांति का जो संबंध है किससे है? दुग्ध उत्पादन से है, मिल्क प्रोडक्शन से है। पीली क्रांति का जो संबंध होता है ये किससे होता है? ऑयल सीड के प्रोडक्शन, मतलब तिल के उत्पादन से होता है, तिलहन उत्पादन से होता है। नीली क्रांति का जनक या फिर नीली क्रांति का जो संबंध होता है ये किससे होता है? जिसे हम बोलते हैं पीसी कल्चर। तो याद रखिए आप, पीसी कल्चर का होता है ये मत्स्य उत्पादन से होता है। अगर हम बात करते हैं काली क्रांति, तो काली क्रांति का जो संबंध होता है याद रखिए ये होता है पेट्रोलियम उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन। तो पिंक रेवोल्यूशन याद रखिए झींगा मछली या फिर प्याज के उत्पादन से संबंधित है। भूरी, जिसे हम धूसर क्रांति भी बोलते हैं, तो इसका संबंध होता है याद रखिए फर्टिलाइजर से, मतलब उर्वरक उत्पादन से इसका संबंध माना गया है। गोल क्रांति है, गोल है तो क्या है? आलू है, तो याद रखिए गोल क्रांति का संबंध आलू से है। सुनहरी क्रांति का जनक बागवानी उत्पाद, मतलब फल और सब्जी के उत्पादन को लेने से है। सुनहरी क्रांति का जो जनक है या फिर इसका जो संबंध माना गया है, याद रखिएगा फल व सब्जी के उत्पादन से माना गया है। और गोल्डन रेवोल्यूशन का जो फादर माना गया है, डॉक्टर के.एल. चड्ढा को माना गया है। डॉक्टर के.एल. चड्ढा को गोल्डन रेवोल्यूशन का फादर माना गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्रांति की ओर, रजत क्रांति। तो रजत क्रांति है, सिल्वर रेवोल्यूशन है। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि जो अंडा होता है इसका कलर किस प्रकार का होता है। ठीक है, हल्का सा सुनहरी कलर होता है, तो उसे आप याद रखिएगा कि जो सिल्वर कलर होता है ये अंडा से रिलेटेड होता है, मतलब अंडा उत्पादन से संबंध होता है। किससे? किसका संबंध होता है? अंडा से। सिल्वर रेवोल्यूशन का होता है, रजत क्रांति का संबंध होता है। चलिए, ये तो कॉमन से क्वेश्चन थे, आप सभी को पता होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है ये बनता है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति है। सबसे पहले तो ये है क्या, इसका संबंध किससे होता है? तो यहाँ पर याद रखिए, जितने भी जो एग्रीकल्चर, जितने भी मान लीजिए कोई ऐसे कोई फंक्शन चल रहे हैं, कोई नीतियाँ चल रही है, तो इन सभी पे ये ध्यान रखती है। मतलब ये जितनी भी जो रेवोल्यूशंस है, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए, इनकी देखरेख करने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? इंद्रधनुषी क्रांति चलाई गई थी। दोबारा से समझ लीजिए, ये जितनी भी जो रेवोल्यूशंस है, इनके ऊपर देखरेख करने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? इंद्रधनुषी क्रांति चलाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि हरित क्रांति 7वें दशक के दौरान वर्ष 1966 से प्रारंभ हुई थी और 1981 तक चली थी। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है
कि कब चली थी, 7वीं दशक तक चली थी। कब तक चली थी, याद रखिए 1981 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है पहले भी एग्जाम में, तो आपको सभी को ध्यान रखना होगा कि 1970 में कि ऑपरेशन फ्लड है ये कब चलाया गया था। यही क्वेश्चन आपको पूछा आता है कि ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत की गई थी ये कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1970 में की गई थी। अब यहाँ पर आप चरण देख सकते हो, इसके 3 चरण होते हैं। जो फर्स्ट चरण है इसकी जो शुरुआत की गई थी 1970 में की गई थी। कब तक चला था, 1978 तक चला था। सेकंड चरण 1978 से 1985 तक किया गया था। थर्ड चरण है ये कब किया गया था या फिर कब तक चला था, 1985 से 1995 तक चला था। इसके साथ साथ याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं इसके सूत्राधार, ठीक है, इसके सूत्राधार तो वो होते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब इसका उद्देश्य क्या होता है ये भी आपको पूछ सकता है कि ऑपरेशन फ्लड का जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या होता है, तो याद रखिएगा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। क्या, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए तीनों चरण आपको याद हो गए, इसका क्या उद्देश्य होता है ये आपको पता चल चुका है। इसका जो शुरुआत की गई है ऑपरेशन फ्लड की वो कब की गई है, 1970 में की गई है। तो ये सभी पॉइंट हम जान चुके हैं। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्रांति की ओर, मतलब नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी याद रखिए 1986 में की गई थी। इसके अलावा इस मिशन के अधीन 23 राज्यों के 337 जिले शामिल किए गए थे। अब इनको तो छोड़िए वैसे, अब यहाँ पर आइए, कौन सा इंस्टीट्यूट है, याद रखिए राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जो कि शिमला में स्थित है। ठीक है, CPRI जिसे हम बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, याद रखिएगा इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है हमारे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फसलों की कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, खरीफ, रबी और जायद, तीनों सीजन आप जानते होंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी रबी की फसलें होती है उनकी बुआई का सीज़न क्या होता है, उनकी कटाई का सीज़न क्या होता है। खरीफ का बुआई का सीज़न क्या होता है, कटाई का सीज़न क्या होता है, जायद का क्या होता है। जायद का तो सभी को पता होगा, इसको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा रबी में लगभग जितनी भी जो फसलें हैं, जैसे कि मान लीजिए गेहूँ हुआ, जौ हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, सरसों हुआ, आलू हुआ, ये सभी क्या होती है, रबी की फसलें होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं खरीफ की फसल, तो खरीफ के आपको याद रखने हैं। रबी तो मान लीजिए आप याद रख पाओगे, सभी को पता होगा, लेकिन याद रखिएगा खरीफ आपको याद रखनी है कि खरीफ की फसल कौन कौन सी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा चावल हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, तिल हुआ, मूंगफली हुआ, जूट हुआ, कपास हुआ और तंबाकू हुआ। ये सभी क्या होती है, याद रखिएगा खरीफ की फसलें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आप देख सकते हो जायद की फसलें, तो जायद है। ठीक है, तो जायद में तो वही लेते हैं, कौन सी लेते हैं, तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, ककड़ी हुई। तो ये सारी जो फसलें होती है ये सारी जायद की ही फसलें होती है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं क्योंकि आपकी क्लास हो चुकी है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास में जो भी आपकी क्रॉप है, जो मेजर क्रॉप है, जैसे कि मान लीजिए गेहूँ हुआ, धान हुआ, मक्का हुआ, गन्ना हुआ, आलू हुआ, तो इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो क्लासेस लेना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस नोट के साथ साथ आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए।